तो टॉप कौन से कंसर्न्स हैं, मेजर चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बात है? क्या देखा है आपने? तो मदर का सबसे पहला एक ही कंसर्न रहता है कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं और कितने बार हम मिल्क दे बच्चे को। शुरू में उनका कम्युनिकेशन यही रहता है कि क्राई करना है, चाहे वो शुशु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं या फीड कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट होगा तो उनका सिग्नल यही है कि वो क्राई करेंगे। पर बॉटल एक ऐसा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो कि 50% इंक्रीज कर देता है कॉज ऑफ डायरिया एंड निमोनिया का। तो कोशिश कीजिए कि आप बॉटल ना लगाएं और पैलेडाई या आप कटोरी स्पून से दीजिए। उसका जो चिन है वो टच करे आपके शोल्डर पे और बच्चे को आप आराम से पकड़ो ऐसे करके। एंड देन है कि आपको एक वैक्यूम बनाना है जिससे कि बच्चे को चोट नहीं लगे। ठीक है, बहुत बार मदर्स क्या करती हैं, ऐसे सहला रही होती हैं, वो सहलाने से कुछ नहीं होने वाला है। डायपर अगर आप पहना रहे हो तो जनरली 2 to 3 आवर्स में चेंज कीजिए। मेल में टिल 1 ईयर इज कॉमन एंड आफ्टर 1 ईयर फीमेल में प्रोन हो जाते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा और मैं हूं मनीष कुमार। आज के एपिसोड में वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर श्रुति सरस्वत, जो एक पेडियाट्रिशियन है और मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से एसोसिएटेड है और इनका क्लिनिक इंदिरापुरम में भी है। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि जब पहली बार एक बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी होते हैं। इनिशियल 1 महीने हमें क्या केयर करने की ज़रूरत है, इसको लेके हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो डॉक्टर श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, बहुत सारे कंसर्न्स रहते होंगे। तो टॉप कौन से कंसर्न्स हैं, मेजर चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बात है? क्या देखा है आपने? तो मदर का सबसे पहला एक ही कंसर्न रहता है कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं और कितने बार हम मिल्क दे बच्चे को। ठीक है, तो इसमें है कि मदर जितना आप फीड करा सकती हैं उतना सही रहेगा। बच्चे का डिमांड ऑन डिमांड हम बोलते हैं कि बच्चे को फीड कराइए। मिनिमम आपका 8 टू मैक्सिमम आपका 12 टाइम्स इन अ डे। आपको 24 आवर्स का साइकिल देखना है कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं। हो सकता है कि बच्चा इन बिटवीन 3 घंटे में भी पिए, हो सकता है वो एवरी 1 आवर में भी मांगे। तो ऑन डिमांड ही बच्चे को फीड कराना है और मिनिमम 8 से 12 बार। मेन इशू यही रहता है कि मदर को ये लगता है कि मदर का फीड कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली नॉर्मल डिलीवरी में मदर का फीड विद इन 2 to 3 आवर्स में आने लगता है। हो सकता है कि पहले 1-2 दिन कम आए, लेकिन धीरे धीरे फीड बढ़ने लगता है। जितना बच्चा आपका फीड लेगा, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो उतना ही जल्दी फीड आने भी लगेगा। कुछ माओं का होता है कि अभी कंफर्टेबल नहीं है, हम अभी नहीं कराएंगे, आ ही नहीं रहा है, तो वो गलत है। आपको ट्राई कराते रहना है। हो सकता है कि वो 1 से 2 दिन लगे, कुछ किसी टाइम तो 7 डेज भी लग जाता है फीड आने में प्रॉपरली। पर है कि सबसे पहले कि प्रॉपरली लैचमेंट हो और बच्चा सकिंग स्टार्ट कर दे। सकिंग स्टार्ट करने से ही आपका साइकिल दिमाग में आने लगता है कि हाँ, अब हमें मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली मिल्क आने लगेगा। तो एक जो माओं का स्ट्रेस होता है कि दूध नहीं आ रहा है, तो वो तो सबसे पहले स्ट्रेस हटा दीजिए कि मिल्क नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है। आप कोशिश कीजिए, आप दीजिए बच्चे को, जितना अपने पास रख सकते हैं कि रखिए और उसको फीड करवाने की कोशिश कीजिए। बाकी यही है कि अगर लग रहा है कि डिमांड पूरी नहीं हो रही है, बच्चा क्राई कर रहा है, नहीं सो पा रहा है या उसका यूरिनेशन कम हो रहा है, तो आप फिर फॉर्मूला फीड ऊपर से कुछ फॉर 2 to 3 डेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बेबी को आप दे सकते हैं। तो कई बार ऐसे पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं कि हर 2-2 घंटा का अलार्म लगाया, सो ठीक से नहीं पा रहे, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर 2-2 घंटे का अंतराल पे फीडिंग कराया जाए, या जो आपने बोला नीड बेस्ड, यानी कि वो कैसे, क्या बच्चा खुद रोएगा तब पिलाना है? जनरली तो यही रहता है कि ऑन डिमांड हम दे, तो फिर भी हम ये साइकिल हम बोलते हैं कि एवरी 2 to 3 आवर्स का गैप रखिए। ये नहीं कि एवरी 2 आवर्स में ही आप अलार्म लगाए। बहुत बार क्या होता है, मदर फीड थोड़ा लाइट होता है एंड ईजिली डाइजेस्टेबल है, तो वो क्या होगा कि ईजिली डाइजेस्टेबल की वजह से आपका भूख बेबी को जल्दी लग जाएगी। तो मीन्स 1 to 2 आवर्स में बेबी को डिमांड रहता है। और वही अगर आप फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वो हैवी होता है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो वो 3 to 4 आवर्स में बेबी डिमांड करता है। तो आपको ओवरऑल साइकिल इन 24 आवर्स देखना है कि 24 घंटे में आप कितना दे रहे हो। तो मिनिमम जैसे मैंने बोला 8 बार,
और मैक्सिमम 12 बार, मतलब वही 2 to 3 आवर्स का आपका गैप रह होना चाहिए फिर। अच्छा, अगर बच्चा बस 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक का है, तो क्या वो उसे जब भूख लगे, क्या वो रोएगा? इस तरह से वो सिग्नल देगा कि उसे हाँ, जनरली तो बच्चे शुरू में उनका कम्युनिकेशन यही रहता है कि क्राई करना है, चाहे वो शुशु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं या फीड कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट होगा, तो उनका सिग्नल यही है कि वो क्राई करेंगे। क्राई भी बहुत डिफरेंट टाइप से होता है। नॉर्मली जो क्राई करता है बच्चा खुल के ज़ोर लगा के अच्छे से क्राई करता है, तो मीन्स की डिमांड है तो आप दे दो। एंड अर्ली साइंस भी कुछ होते हैं जो कि अर्ली साइंस में होता है कि बच्चा आँख खोल लिया एंड थोड़ा-सा कूइंग साइन या थोड़ा-सा सकिंग दिखने को मिलेगा आपको, तो वो एक अर्ली साइन है। जब नेक्स्ट फीड के बाद बच्चा उठता है, तो वो अर्ली साइन है, तो उसमें भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एकदम लाउड जब क्राई करे तभी आपको बच्चे को मिल्क देना है, बिकॉज़ लाउड क्राई एक लेट साइन होता है कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो वो लेट साइन है, तो वो ज़्यादा क्राई करना शुरू होता है। अर्ली साइन में थोड़ा बच्चा बस उठ के हल्का-सा आई ओपनिंग, थोड़ा हिलना-डुलना शुरू हो जाता है बेबी का। अच्छा, ये फ़ॉर्मूला जो मिल्क है, वो देने की ज़रूरत कब पड़ती है? या साथ में म मिल्क मदर्स मिल्क करें और उसका मिक्सचर करें, या कब उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? कब उस एग्ज़ैक्टली उसकी ज़रूरत पड़ती है, या हो सकता है बिना उसके भी काम चल जाए? आपका क्या कहना है? जनरली सिज़ेरियन सेक्शन में ही डिमांड रहता है कि हमें देना पड़ता है फॉर 2 टू 3 डेज़ के लिए फ़ॉर्मूला फ़ीड। फिर भी हम यही बोलते हैं कि मदर मिल्क इज़ अ बेस्ट एंड ट्राई टू गिव मदर मिल्क एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितना जल्दी डिलीवरी के बाद आप ट्राई करना चाहोगे, तो वो उतना जल्दी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फ़ॉर्मूला फ़ीड है कि अगर लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी बच्चा क्राई कर रहा है, सेटल नहीं है, तो आप ऊपर से दे सकते हो। एंड प्रेफ़रेबली है कि आप उसको कटोरी स्पून से दो, एंड या पैलेडा आता है, अलग टाइप की कटोरी आती है जिससे कि आप बेबी को फीड फीड करा सकते हो। तो ये स्पून से देना, या जो आपने बोला उस चीज़ से देना, वो ज़्यादा हेल्दी वे है? यस, या उससे क्या होता है कि एक तो इन्फेक्शन का सोर्स कम हो जाता है। सेकंड ये रहता है कि मदर के निपल का बनावट और बॉटल के बनावट थोड़े अलग डिफरेंट होते हैं, तो बच्चे को बॉटल निपल कंफ्यूजन जनरली हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो, तो निपल बॉटल अलाउ मत कीजिए आप लोग। और इन्फेक्शन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। डिफरेंट कुछ मदर्स का होता है कि क्या हम बॉटल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, पर बॉटल एक ऐसा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जो कि 50% इंक्रीज कर देता है कॉज ऑफ डायरिया एंड निमोनिया का। तो कोशिश कीजिए कि आप बॉटल ना लगाएं और पैलेट या आप कटोरी स्पून से दीजिए। बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो बॉटल्स होते हैं, जो अक्सर मेजॉरिटी घरों में यूज़ होते हैं, वो बहुत दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस। यस। तो उसकी सफाई में, उसके हाइजीन में क्या ज़रूरत है हमें करने का, कि कितनी कैसे सफाई करें? बहुत लोग गर्म पानी से करते हैं या विम बार यूज़ किया, तो क्या-क्या मेन साइंटिफिकली सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ज़ीरो इन्फेक्शन हो उसके सोर्स से? सबसे पहले तो यही है कि बॉटल यूज़ नहीं करना है। अगर फिर भी किसी कंडीशन में, जैसे मदर का हेल्थ सुटेबल नहीं है या मदर को अर्ली ऑफिस जॉइनिंग है या कुछ भी है, दिक्कत हो रही है या ट्रैवलिंग है, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 4 टू 5 बॉटल्स होना चाहिए घर में। सेकंड ये है कि प्रॉपर स्टेरिलाइज़र जो आता है उसमें आप यूज़ कीजिए। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हो या आपको लगता है कि वो नहीं यूज़ करना है, तो आप नॉर्मल 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर जो होता है उसमें आपको यूज़ करना है। एंड सबसे पहले तो आपको रनिंग वाटर में बॉटल को क्लीन कीजिए, नॉर्मल साबुन पानी में उसको डुबोइए और फिर उसको रनिंग वाटर में वॉश करके एंड देन 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर में आप उसको फॉर 10 टू 15 मिनट्स को आप उसको बॉयल करना है एंड देन आप रेडी टू यूज़ है बॉटल। पर कोशिश कीजिए, आजकल बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बॉटल्स आ रहे हैं जो कि एंटी कॉलिक एंड लिटिल मिमिक करते हैं मदर के निपल को बनावट। तो उससे क्या होता है कि बच्चे थोड़े से लेस प्रोन होते हैं निपल कंफ्यूजन के, और एंड उसमें आपका एंटीकॉलिक भी रहता है, मतलब गैस नहीं बनती है बेबी को। स्टरलाइजेशन के बाद आप मदर बॉटल्स आप दे सकते हो एंड कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छे आजकल बॉटल्स आ रखे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है एंड नियर मिमिक करते हैं मदर के निपल को। तो आप कोशिश कीजिए अगर देना भी है तो वैसा बॉटल लाए, सो डैट कि इन बिटवीन अगर मदर को अपना फीड कराना भी पड़े तो वो बच्चे को कंफ्यूजन ना हो और बच्चा अच्छे से प्रॉपर्ली ब्रेस्ट फीड भी ले ले एंड बॉटल से भी ले ले। तो कॉलिक एक अनदर इशू जिससे बच्चे बहुत परेशान शायद रहते हैं, तो इनिशियल 1 मंथ में क्या ये कॉमन है? इसे कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि पुराने घरों में कई बार कहा जाता है ग्रैप वाटर दे दो या कुछ और चीज़ें दे दो, तो क्या सही है इसमें मिथ्स, क्या-क्या नहीं देना चाहिए, क्या-क्या देना चाहिए, सही तरीका क्या है?
सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि फॉर 6 मंथ बेबी को कुछ भी नहीं देना है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, ट्राई टू गिव ब्रेस्ट फीड एंड अगर फिर भी डिमांड है तो आप फॉर्मूला फीड दो। एंड कोलिक जनरली 10 टू 15 डेज के बाद ही बनता है बेबी को, जब बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। अब जनरली क्या होता है, मदर मिल्क तो लाइट होता है तो उसमें कोलिक थोड़ा कम ही होता है। एंड जहाँ मिक्सिंग ऑफ मिल्क हो गया, लाइक आप ब्रेस्ट फीडिंग भी दे रहे हो और 2 to 3 टाइम्स आप फॉर्मूला फीड भी दे रहे हो, तो जनरली कोलिक उसमें होता है, क्योंकि कभी लाइट हो रहा है, कभी हैवी हो रहा है, तो उसमें कोलिक ज्यादा होता है। एंड प्रॉपरली क्या होता है, बॉटल में क्या होता है, थोड़ा एयर ट्रैप होता ही होता है, तो बच्चा जब सक कर रहा है तो वो थोड़ा एयर ऑब्वियसली सेलो करेगा ही, तो उससे आपका कोलिक रहता है। एंड जनरली अगर हम बर्प प्रॉपरली करा रहे हैं तो कोलिक की इशू कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत शुगरी होते हैं या हैवी होते हैं, तो उसमें फिर भी कॉन्स्टिपेशन एंड बेबी को कोलिक रहता ही रहता है। अच्छा, कोई अगर फ़ॉर्मूला मिल्क दे रहा है, तो क्या उसमें कुछ एडिशनल शुगर या कोई चीज़ मिक्स करने के लिए मे बी सब पेरेंट्स कोशिश करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए कि बच्चा दूध पी ले, उसमें चीनी मिलाएँ या कुछ मिलाएँ, तो क्या उसमें मिलाना कुछ सही रहेगा? नहीं, नहीं, मिल्क में ऑलरेडी पहले ही से शुगर रहता है, तो उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छे कंपनी हैं जो जिसमें शुगर की क्वांटिटी भी ठीक रखते हैं वो, एंड बेबी को उसका आदत भी नहीं होती है। नियर बाय मदर के फीड को मिमिक करने का वो कोशिश करते हैं कि और सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू या जैसा भी मदर का हो, वो मिल्क का प्रोडक्ट वैसे ही बनाएँ। तो डॉक्टर श्रुति, एक बहुत कॉमन चीज़ है बर्पिंग को लेके। बहुत डॉक्टर सब एडवाइस करते हैं कि दूध जैसे ही आप बच्चे को पिलाएं, बर्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या सही तरीका है बर्पिंग करने के लिए, और बर्पिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करना है, कैसे, आपका क्या सजेशन रहेगा? बर्पिंग जनरली इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे जब भी स्वेलो करते हैं तो वो एयर थोड़ा सा लेते ही लेते हैं, बिकॉज उनका जो साइकिल होता है वो पहले लेते हैं, सक करते हैं एंड देन पॉज करते हैं एंड देन स्वेलो रहता है। तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हम जैसे दूध पिए एंड एक ही बार में हम स्वेलो भी साथ में कर रहे होते, कोऑर्डिनेटेड होता है, पर बच्चों का ऐसा नहीं होता, न्यूबॉर्न्स का। तो जनरली वो पीते हैं, मुंह में भरते हैं एंड देन सक करते हैं, सक करने के बाद फिर वो पॉज लेते हैं देन स्वेलो करते हैं। तो उस दौरान वो थोड़ा सा एयर लेते ही लेते हैं, क्योंकि मुंह चला रहे हैं, मुंह में खोल रहे हैं, तो वो थोड़ा मिल्क के साथ साथ तो एयर जाता है। जब एयर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो आपका स्टमक होता है हमारा, जनरली जो न्यूबॉर्न्स के स्टमक होता है, जनरली हम बोलते हैं थंब साइज होता है, तो बहुत छोटा एरिया है वो है। तो उसमें अगर गैस ट्रैप है तो डिस्कम्फर्ट होना ही होना है बेबी को। तो कोलिक का सबसे पहला यही रीजन होता है कि प्रॉपर बर्पिंग नहीं हो रही है। अब बर्पिंग करना जनरली 3 to 4 मंथ्स तक करना होता है। आफ्टर 4 मंथ्स जनरली हमारा गट सेटल होने लगता है, साइज भी बच्चे का, ऑर्गन्स का, सब चीज़ का बढ़ने लगता है, तो जनरली धीरे धीरे बर्पिंग की नीड भी कम हो जाती है। तो अब प्रॉपर बर्पिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो प्रॉपर बर्पिंग से जनरली जो है कोलिक कम हो जाए एंड बेबी अच्छे से दूध पिए। बहुत बार अगर प्रॉपर बर्पिंग नहीं होती है तो रिगर्गिटेशन ऑफ भी मिल्क होता है, मतलब दूध बाहर फेंकते हैं बच्चे, ज़्यादा दूध बाहर फेंकते हैं, फीड नहीं लेते हैं, रात में जनरली कोलिक पेन होता ही होता है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर प्रॉपरली बर्पिंग नहीं हुआ जाए तो। तो बताइए किस तरह से किया जा सकता है, क्या सही तरीका है बर्पिंग करने का? तो हमारा ये डमी बेबी है तो हम इसको देखेंगे। तो बहुत सारे टेक्निक है। सबसे पहले कि आप दूध जैसे भी आपने पिलाया, जो कि हमेशा 45 डिग्रीज में होना चाहिए माँ के हाथ से, अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे हो या बॉटल फीडिंग होना चाहिए, तो हमेशा एक सुपाइन पोजीशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना सुला के पिलाए, और उसको हमेशा 45 डिग्री कोशिश कीजिए कि एंगल में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करे या बॉटल फीडिंग करे। सेकेंड है कि जब बच्चा बेबी फीड कर लिया तो उसके बाद आपको बेबी को या तो अपने कंधे पे रखना है, ठीक है, उसका जो चिन है वो टच करे आपके शोल्डर पे, और बच्चे को आप आराम से पकड़ो ऐसे करके, एंड देन है कि आपको एक वैक्यूम बनाना है जिससे कि बच्चे को चोट नहीं लगे, ठीक है। बहुत बार मदर्स क्या करती हैं, ऐसे सहला रही होती हैं, वो सहलाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर आप बनाइए वैक्यूम जैसे ये बन रहा है, देन उसको थपथपाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, सो डैट की जो वो गैस ट्रैप्ड है वो आपके स्टमक एंड जनरली क्या होता है कि लंग्स के नीचे वाले साइड में होता है, डायफ्राम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आपके गैस ट्रैप हो जाती है, तो उसके वजह से बहुत बार हिचकी आना जो कॉमन होता है बच्चों में, वो सब रहता है कॉमन। तो उसको आपको नीचे से ऊपर
थपथपाना है। जनरली विद इन सेकेंड्स अगर आप प्रॉपरली बर्प कर रहे हो तो वो निकल जाएगी। अदरवाइज बहुत डिफरेंट है कि आप ऐसे भी रख सकते हो बच्चे को अपने थाइस पे एंड देन नीचे से ऊपर वैसे ही आपको आपके बच्चे को चिन को सपोर्ट करना है एंड देन उसको नीचे से ऊपर थपथपाना है। और बहुत सारे बच्चे को जनरली 4 मंथ्स तक ही बर्पिंग करानी पड़ती है, उसके बाद जनरली बर्प की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इनका गट मैच्योर हो जाता है। वहाँ पे हमारे यानी 4 महीने पे हमें रोक देना है बर्पिंग का जो हाँ डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को 5-6 महीने तक भी लगता है, लेकिन जनरली जो है ये इशू ऑफ कोलिक खत्म हो जाती है आपके 4 to 5 मंथ्स के बिटवीन में। तो डॉक्टर श्रुति, हमने कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि बेबी के डेथ्स के न्यूज़ कभी-कभी न्यूज़ में आए हैं कि शायद ठंड में बीच में ज़्यादा दब जाने से या फिर मे बी बर्पिंग ना होने से कुछ ऐसे केसेस आए हैं, अनफॉर्चुनेट केसेस। इनका क्या कारण हो सकता है? क्या बर्पिंग ना कराना एक फेटल इंसिडेंट बन सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक केस भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं एक हॉस्पिटल में थी एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी बेबी वाज स्टेबल, सब ठीक था। उसको हमने रूम में भी शिफ्ट करा दिया मदर साइड फीड के लिए एंड देन सेकंड डे अचानक से उसका कोड ब्लू बोला गया। कोड ब्लू एक जनरली एक इमरजेंसी कंडीशन होता है जहाँ पे हमें रिससिटेशन देना पड़ता है बेबी को। तो उसमें क्या हुआ कि बेबी एकदम से ब्लूइश हो गया एंड सडन डेथ भी हो गए। अनफॉर्चुनेटली बच्चा नहीं रह पाया एंड उसका एक ही कारण था कि जब उसके फादर उसको फीड करवा रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया एंड ओवर फीडिंग हो गई। तो क्या हुआ कि बेबी को लेटा के फीड करा रहे थे बॉटल से। जनरली बॉटल से फीड कराने के लिए तो हम मना करते, पर एक्चुअली सेकंड डे था तो बेबी को पेरेंट्स अपना लेटा के एकदम फ्लैट पोजीशन में फीड करा रहे थे। एंड जो मैंने आपको बताया कि कुछ बॉटल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अनरेगुलेटेड मिल्क खुद ही आता रहता है, बच्चा सक ना करे करे या ना करे वो मिल्क जनरली आता रहता है और ध्यान नहीं दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि बच्चा पहले मिल्क लेता है देन उसको पॉज करता है देन स्वेलो करता है। अगर स्वेलो नहीं कर पा रहा है, मुंह में दूध ज़्यादा भर गया है, तो जनरली वही होता है, चोकिंग के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो वही हुआ उस बच्चे के साथ। वो बच्चा चोक गया एंड ध्यान नहीं गया एंड उसका विंड पाइप एंड आपके लंग्स में वो मिल्क चला गया एंड सडन कॉज ऑफ डेथ हो गया। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ये बर्पिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है चोकिंग के। तो बर्पिंग जनरली यही होता है कि अगर प्रॉपरली बर्पिंग नहीं करे तो आफ्टर फीड आप बच्चे को लेटा रहे हो सुपाइन पोजीशन में, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में, तो जनरली बच्चा वॉमिट कर देता है, रिगर्गिटेट होता है, बच्चा का दूध एकदम से पलटी मारते हैं। तो वो अगर लंग्स में चला गया उल्टी के टाइम में या नाक में चला गया तो ऑब्वियसली उसका एयरवे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर वो एक डेंजर कंडीशन होता है और जनरली उस कंडीशन में बच्चा सडन डेथ में भी हो सकता है, बच्चे का सडन डेथ भी। एंड इसीलिए हमें प्रॉपर बर्पिंग करा, कम से कम जब तक बर्प नहीं हो, चाहे उसमें 10 मिनट्स लगे 15 मिनट्स लगे, तो आपको बर्प कोशिश कीजिए कराए। एंड देन आप कोशिश कीजिए कि एक शोल्डर रोल हम बोलते हैं बना के, कि बच्चे का जो शोल्डर से बच्चा का हेड एंड चेस्ट एलिवेटेड रहे, उस पोजीशन में आप सुलाए या करवट में भी आप सुला सकते हैं बेबी को। तो रिगर्गिटेशन ऑफ मिल्क जनरली नॉट प्रॉपर बर्पनिंग या ओवर फीडिंग के वजह से भी हो सकता है, या बॉटल से आप अनरेगुलेटेड मिल्क दे रहे हो जिसमें बच्चा सक कर रहा है, मुंह भरा हुआ है एंड उसके साथ साथ बच्चा स्वेलो नहीं कर पा रहा है एंड जनरली फिर वो एकदम से पलटी कर देते हैं। यानी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सिर्फ बर्पिंग ही इकलौता रीजन नहीं है। हाँ। अगर आप स्ट्रेट लेटा के बच्चे को वो करा रहे फीड हैं, करा रहे फीड हैं। करा रहे हैं, या बॉटल के साइज सही नहीं, तो ये भी मेजर हाँ। प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जी, बॉटल के निपल का जो साइज होता है वो मैटर करता है बहुत। निपल आप बाजार में देखोगे उसका साइज बड़ा होता है, जो कि बच्चे के आपके बहुत डीप चला जाता है एंड उसमें जैसे मैंने बताया कुछ अच्छे कंपनी आते हैं जिसमें बॉल्व रहते हैं एंड रेगुलेटेड मिल्क आता है। आप सक करोगे, बेबी सक करेगा, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होता है, अगर सक कर रहा है तो मिल्क आ रहा है, अदरवाइज मिल्क नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे जो नॉर्मल लो क्वालिटी के बॉटल्स होते हैं उसमें क्या है कि अनरेगुलेटेड होता है, वो गिरना ही है, मिल्क आप टिल्ट करोगे मिल्क आना लगेगा। और बच्चे, मैंने बताया आपको कि बच्चा तभी पहले सक करेगा, फिर पॉज करेगा एंड देन स्वेलो करेगा, तो उसमें अनरेगुलेटेड हो जाता है एंड देन वो सडन कॉज ऑफ चोकिंग हो सकता है। अच्छा, सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या देखे? बहुत दादा नानी बहुत के घरों में होते हैं, बहुत मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जो शायद बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो फर्स्ट 6 मंथ तक क्या करना है, क्या नहीं करना है? इनिशियल 1 मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना? घर के ऐसे कौन से ट्रेडिशन है जो जिसको हमें शन करने की ज़रूरत है? जी, जनरली ये
लो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में ज़्यादा देखा जाता है, आजकल तो फिर भी बेटर हो गया है सिनेरियो। पर जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा चलन है कि चाय पिला देना या घुट्टी पिला देना या हनी बच्चे को चटा देना। तो ये सारे जो हैं ये गलत ट्रेडिशन है। ये सब से कुछ नहीं होता है। चाय, घुट्टी एंड हनी, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ये तो सबसे पहले नहीं कराना है। फॉर 6 मंथ बेबी को कुछ नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जितना आप 6 मंथ तक दे सकते हो दीजिए। एंड सेकंड होता है कि कोई जैसे ग्रैंड माज आके बोलते हैं कि उसको प्यास तो, गर्मी का सीजन में कोई बेबी डिलीवर्ड हुआ तो जनरली उनके होता है कि बच्चे को प्यास तो नहीं लग रही होगी, गर्मी तो नहीं लग रही होगी, तो उनको पानी का डिमांड कैसे पूरा होगा। तो आप देखोगे कि मदर मिल्क में 70% वाटर रहता है, तो उनको वाटर की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एज आप देखोगे कि जब आप फॉर्मूला फीड भी दे रहे हो उसमें भी आप वाटर मिला ही रहे हो, तो इसलिए उसमें भी अलग से आपको पानी चटाना पिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक गलत है। प्लस सेकंड होता है घुट्टी। घुट्टी की कुछ में दादी दादा लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में तो हमने गैस कोलिक पेन में घुट्टी दे दी, उससे आराम हो गया। घुट्टी सच एक आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन है जिसमें कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर अनरेगुलेटेड ज्यादा आपने दे दिया तो वो कॉज करता है, डायरिया भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए एक डायरिया बहुत खतरनाक कंडीशन होता है। कभी भी उसमें ज्यादा अगर डायरिया परसिस्ट कर रहा है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। घुट्टी पिलाने से जनरली क्या होता है कि कभी कभी अनरेगुलेटेड या हमें पता नहीं कि कितना घुट्टी देना है, एंड अगर वो ज्यादा चला गया घुट्टी तो वो कॉज करता है डायरिया, और डायरिया कैन कॉज आपका सीवियर डिहाइड्रेशन, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। सेकेंड आता है हनी। हनी में क्या इशू है कि हनी हमारा कॉज करता है टॉक्सिन, जो कि बच्चे जो हैं उस टॉक्सिन को नहीं निकाल पाते हैं, एंड उसको जनरली हम बोलते हैं बॉटुलिज्म टॉक्सिन। तो जनरली हम बोलेंगे कि 1 ईयर तक आप अपने बच्चे को हनी नहीं देना है, ठीक है, चाहे वो टीथिंग के टाइम पे हो, चाहे वो बर्थ के टाइम पे हो, तो वो आपको नहीं देना है हनी। फिर आता है काउ मिल्क। जनरली बहुत ऐसा उनको लगता है दादी दादा को कि हमारा बच्चे तो गाय का दूध पिया था, तो गाय के दूध पीने से क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखोगे ओनली 7 to 10% बच्चों में ही वो दूध हानि होता है, जिसमें एक प्रोटीन होता है जो बोलते हैं हम केसीन प्रोटीन। वो केसीन प्रोटीन जो होता है बच्चे का गट्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एंड जो कि कॉज करता है बाद में वो इमीडिएट इफेक्ट्स उसके कभी भी नहीं दिखेंगे कि दूध पिया एंड एकदम से उसको डायरिया हो गया। इन 1% वो दिख सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 मंथ से आप लगातार काउ मिल्क दे रहे हो बच्चे को, एंड देन आप अचानक से देखोगे कि उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। सेकेंड है कि उसका डायरिया उसको परसिस्ट हो रहा है, कभी पॉटी ठीक हो रही है, कभी एकदम से वाटरी स्टूल रहता है, वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये एक साइड इफेक्ट है काउ मिल्क देने का। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि टिल 1 ईयर, जब तक बच्चा के गट मैच्योर हो जाए और वो प्रोटीन पचाने के लायक हो जाए, तभी हम बोलते हैं कि काउ मिल्क देना चाहिए। तो ये एक मिथ है कि काउ मिल्क, एक बहुत सा पेरेंट्स का ही रहता है क्या हो जाएगा काउ मिल्क देने से, तो वो इमीडिएट इफेक्ट आपको कभी भी नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका खराब होता है। एंड देन आता है शुगर। शुगर क्यों नहीं देना चाहिए? तो शुगर भी एक यही है कि शुगर का एक तो होता है कि कोई भी 0 कैलोरी है, उसमें कोई कैलोरीज नहीं है जो कि बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। जितना जल्दी आप शुगर बेबी को देना शुरू करोगे तो उसका फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस एंड आपका हाइपरटेंशन होने के चांसेस, ओबीस, सबसे पहले तो ओबीस होता है, ओबेसिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होता है। तो जनरली इसलिए हम बोलते हैं कि एक तो बॉडी में शुगर का कोई लेवल का काम ही नहीं है, 0 कैलोरीज, कोई भी वो बॉडी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है वो शुगर, तो इसलिए हमें क्यों देना है। तो जनरली हम बोलते हैं कि एटलीस्ट, अब पहले था 1 ईयर, अब बोलते हैं एटलीस्ट 200 डेज तक बेबी को हम जनरली शुगर ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बहुत कॉमन एक सोशल मीडिया में डिबेट चलता है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो डॉक्टर नहीं भी हैं वो भी इस पे बहस करते हैं, कोई भी ज्ञान देके जाते हैं डाइपर को लेके। तो क्या डाइपर पहनाना सही चीज़ है, और पॉटी को लेके किस तरह के हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? ये जो वेट वाइप्स है क्या ये हेल्दी है, या किस तरह का आपका सजेशन रहेगा? देखो, डिमांड तो डायपर की रहेगी हमेशा, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो,
तो वो डिमांड तो रहेगी डायपर की। या घर में भी विंटर्स का टाइम है, आप कितना ही उसको बचाना की कोशिश करोगे कि आपने लंगोट पहना दिया या नीचे प्लास्टिक बिछा दी, पर बच्चा गीला हो रहा है, ऑब्वियसली बार-बार गीले होने से भी उसको नुकसान है। एंड मल्टीपल मेन यही है कि डायपर अगर आप पहना रहे हो तो जनरली 2 to 3 आवर्स में चेंज कीजिए, है ना? क्लीन रखिए। जब इन बिटवीन जब आप डायपर चेंज कर रहे हो तो उसको पानी से कोशिश कीजिए धुलाने का। वाइप्स, आप इमरजेंसी कंडीशन में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप वाइप्स यूज करो, पर प्रॉपर डेली वाइप से ही पोंछना, उसमें देखो केमिकल्स तो होते ही होते हैं, तो केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स कुछ ना कुछ रहेगा जो कि बच्चे के बॉडी में रैशेस कॉज कर सकता है। तो डायपर रैश एक कॉमन कॉज होता है, जो कि जनरली जो बच्चे बहुत देर तक डायपर में पड़े रहते हैं, वॉशरूम गए एंड वो चेंज नहीं हुआ, 4 to 6 आवर्स हो गए एंड कंटिन्यूअस वाइप्स आप यूज कर रहे हो, तो जनरली डायपर रैश बहुत कॉमन है बच्चों में। एंड जो कि कॉज करता है यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मेल में बहुत कॉमन है अंडर 1 ईयर। तो हम इसलिए एक है कि डायपर आप पहनाओ, कोई इशू नहीं है, आप उसको प्रॉपरली चेंज करो। एंड लगभग कितने घंटे पे आइडियली चेंज 2 to 3 आवर्स में जनरली। देखो छोटे बच्चे तो बता ही देते हैं क्राई करके कि हाँ भाई गीला हो गया है या पॉटी हो गई तो चेंज कर दो, लेकिन जब लेट हो जाता है, जैसे आफ्टर 4-5 मंथ्स बच्चे उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बच्चे रोते भी नहीं है, डायपर में है। बहुत बार ये होता है ओवरनाइट डायपर जो यूज करते हैं मदर की, ठीक है, हम दिन में तो नहीं पहनाते लेकिन हम रात में जरूर पहना देते हैं, तो रात में तो जनरली सो जाते हैं। बच्चे का एक टाइम के बाद बच्चे का ये 2 to 3 आवर्स वाला ड्यूरेशन भी कम हो जाता है फीडिंग का, बच्चे भी 2 to कंटिन्यूअस 4 आवर्स सो भी जाते हैं, तो वो जो बच्चा है वो डायपर में ही गीले में रह जाता है। एंड वो एक मेन कॉज है आपका यूटीआई इन्फेक्शन का एंड डायपर रैश का। तो डायपर पहनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपरली आप 2 to 3 आवर्स में चेंज कीजिए एंड इन बिटवीन आप वाटर से ज़रूर से उसको पोंछिए, क्लीन कीजिए, पानी से धोइए एंड देन एक सॉफ्ट नॉर्मल कॉटन टॉवल से उसको पैड ड्राई ज़रूर कीजिए उस एरिया को। आपने कहा कि दे आर प्रोन टू, अगर ज़्यादा देर तक रहे प्रोन टू इन्फेक्शन, तो अगर इन्फेक्शन होता है मेल्स फीमेल्स कैसे बच्चे बता सकते हैं, कैसे सिम्टम्स आते हैं? हाँ, जनरली देखो यूरिन इन्फेक्शन में एक सटल साइंस होता है, कभी तो सिर्फ बच्चे को सिर्फ फीवर ही आ रहा होता है, कभी सिर्फ वॉमिटिंग या होता है, सिर्फ वॉमिटिंग हो रही होती है बच्चे को। एंड कभी कभी बहुत जनरली क्या होता है कि मेल में टिल 1 ईयर इज कॉमन एंड आफ्टर 1 ईयर फीमेल में प्रोन हो जाते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के। और मेन एक सिम्टम है पहला, जो बच्चे को हम कंटिन्यूअस फीवर कर देखते हैं, कोई कफ एंड कोल्ड नहीं है, कोई अदर सिम्टम्स नहीं है, बस फीवर ही आ रहा है, तो जनरली हमें फिर सबसे पहला कॉज यही कोशिश करना होता है खोजने के कि कहीं यूटीआई तो नहीं है। देन अदर तो बहुत सारे कॉजेज है फीवर आने के, पर पहला हम तो यू आर सेइंग कि मतलब बेबी बॉयज ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज इन्फेक्शन के इनिशियल इनिशियल 1 साल में मेल बॉयज आर मोर कॉमन, मोर प्रोन। लास्ट क्वेश्चन वैक्सीनेशन को लेके, क्या पहले मंथ कोई वैक्सीनेशन है, कैसा शेड्यूल रहता है वैक्सीनेशन को लेके बच्चों के लिए? सबसे पहला हमारा वैक्सीन होता है बर्थ पे, तो बर्थ पे हमारे 3 वैक्सीन होते हैं, जो कि बीसीजी होता है, सेकंड होता है हमारा हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो हेपेटाइटिस बी जनरली क्या होता है कि प्लासेंटा से मदर एंड बच्चे में ट्रांसमिशन हो सकता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, तो उसको प्रिवेंट करता है, विद इन 24 आवर उसको लगा दिया जाए। देन बीसीजी फॉर 6 मंथ के लिए आपके जो भी अगर ट्यूबरक्लोसिस है, अगर इन्वायरमेंट में आपके, बिकॉज इंडिया इज प्रोन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। एंड हमारा पोलियो वैक्सीन तो पता ही है, आपके पोलियो को बचाता है। एंड देन जनरली जो वैक्सीन्स होते हैं 6 वीक से स्टार्ट होते हैं, 6, 10, 14 होता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर 9 मंथ्स एंड 1 ईयर एंड सो ऑन। एंड जनरली वैक्सीन का मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या रोल होता है। वैक्सीन जनरली इसलिए दी जाती है, ये नहीं है कि वैक्सीन देने से वो बच्चे को होना ही नहीं है, वो इन्फेक्शन होना ही नहीं है, ये कि ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन तो दे दी, इसके बाद भी क्यों हो गया। तो वैक्सीन देने से हमारा सबसे पहला ये होता है कि बच्चा इम्यूनाइज्ड होने के बाद जब आप एक कम्युनिटी में वैक्सीन कर रहे हो तो एक हर्ड इम्यूनिटी बनती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक झुंड, जो ग्रुप ऑफ एरिया के बच्चे हैं या लोग हैं, वो एक इम्यूनाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं, तो अगर किसी को भी हो रहा है तो वो बचे रहें वो इन्फेक्शन से। सेकेंड होता है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, जो वैक्सीनेशन के बाद ही कम हुई है, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी डेथ्स बहुत थे आपके
डायरिया जैसे रोटा वायरस डायरिया के वैक्सीन्स लगते हैं 6, 10, 14 वीक्स में, तो रोटा वायरस डायरिया बहुत जनरली बहुत डेडली होता है, बहुत इन्फेक्शियस होता है। दूसरे को भी कर सकता है, अगर कोई और छोटा बच्चा है उसी एज ग्रुप का घर में तो उसको भी कर सकता है। एंड आपका जो डीपीटी, हाँ, निमोनिया का हुआ, निमोनिया है, निमोकोकल वैक्सीन है, तो ये सारे बहुत डेडली है जो कि आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। एंड अगर ठीक से प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो तो जनरली डेथ भी हो सकती है बच्चे की। तो इसलिए अंडर 5 मोर्टेलिटी पहले बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। आप पहले भी सुने होंगे कि लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे थे, उसमें से 2 चले गए, है ना, एंड फिर वो बच जाए। तो वही होता है कि प्रॉपर्ली अगर वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं होते हैं तो ये सारी इश्यूज आते हैं। तो उसी को प्रिवेंट करता है, हम हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट करता है। एंड आपका ये है कि जल्दी ठीक हो, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। जनरली कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, तो यही रोल है वैक्सीन का। डॉक्टर श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए। थैंक यू।